नमस्कार दोस्तों, ये इस वीडियो को हम बात करेंगे यहाँ पर विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन। ये आपका टॉपिक दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए आपका बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको हम यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है? तो चलिए भाई देख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पर कह रहा है कि यूगोस्लाविया की राजधानी क्या हो जाती है? तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड हो जाती है, ठीक है? यूगोस्लाविया क्या है? तो यूगोस्लाविया अगर बात करते हैं यूरोपीय देश में पड़ता है, यूरोपियन कंट्री है और इसकी राजधानी बेलग्रेड हो जाती है। पोलैंड की आपकी वारसा हो जाती है, नाइजीरिया की अबुजा हो जाती है, हंगरी की बुडापेस्ट हो जाती है, ठीक है? रोडेशिया देश का नया नाम क्या है? तो रोडेशिया देश का नया नाम जिम्बाब्वे हो जाता है, ठीक है? जिम्बाब्वे हो जाता है। जिम्बाब्वे का दूसरा नाम रोडेशिया है। पहले दक्षिण रोडेशिया, रोडेशिया गणराज्य या जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। कौन सा अफ्रीकी देशों में कौन सा देश जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा हो जाता है? क्षेत्रफल में पूछे तो अल्जीरिया हो जाता है, ठीक है? अल्जीरिया हो जाएगा। अफ्रीका का पूछा गया ना, अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा आपका अल्जीरिया हो जाता है। अफ्रीका जो है ना महाद्वीप, वो एशिया के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अल्जीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो जाता है और सेशेल्स इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश हो जाता है, ठीक है? और अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हो जाते हैं। कालाहारी जो अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल किस प्रकार का रेगिस्तान हो जाता है? तो ये आपका कैसा उपोष्ण कटिबंधीय हो जाता है, ठीक है? कालाहारी जो मरुस्थल है ना, कालाहारी विश्व का विशालतम विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणावर्ती अफ्रीका के दक्षिणावर्ती यानी दक्षिण में बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ। कहाँ-कहाँ फैला है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। यह 9.3 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है और यहाँ के कई स्थानीय निवासियों को बुशमैन कहा जाता है, ठीक है? खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित में से महासागरों में से किस में संबंधित है? खाड़ी प्रवाह एक क्या है? एक महासागरीय धारा है। किस महासागर से संबंधित है? खाड़ी प्रवाह वाला, ठीक है? तो किससे संबंधित हो जाती है? तो ये आपकी हो जाती है अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर से हो जाती है। विभिन्न प्राकृतिक क्रियाओं से प्रभावित होकर जब सागरीय जल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक जल राशि के रूप में प्रवाहित होता है तो उसे हम सागरीय जलधारा कहते हैं। खाड़ी या प्रवाह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा हो जाती है। वास्तव में गल्फ स्ट्रीम जो होती है ना, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मेक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होती है। इसे गल्फ स्ट्रीम को खाड़ी की धारा के नाम से भी जाना जाता है। किस देश को पहले सीलोन कहा जाता था? सीलोन भाई साहब श्रीलंका को कहा जाता था। सीलोन जो है ये आपका श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है, ठीक है? दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में एक द्वीपीय देश हो जाता है। पहले इसे सीलोन के नाम से जाना जाता था। उष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन सा हो जाता है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होगा ना, वो कर्क रेखा से मध्य और मकर रेखा के मध्य जो होगा वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। इसका विस्तार सामान्यतः 0 डिग्री से 23.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अत्यधिक यानी 22 डिग्री से 28 डिग्री तक रहता है। विश्व में सर्वाधिक तापमान उष्ण मरुस्थलों में देखने को मिलता है। बर्लिन इस देश की राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन जो आपकी जर्मनी की राजधानी है। हंगरी की बुडापेस्ट हो जाती है। जर्मनी की जॉर्जिया की तिबिलिसी हो जाती है और ग्रीस की एथेंस हो जाती है। कौन सा एक शहर वाला देश है? कौन सा एक शहर वाला देश है? शहर वाला तो सिंगापुर। पूछना क्या चाह रहा है? सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो दक्षिण एशिया में मंगोलिया इंडोनेशिया के बीच में स्थित है और 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने एक इस देश को सिंघों का द्वीप भी कहते हैं। किसे? सिंगापुर को। और यहाँ के ज़्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हुए हैं। इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं सिंगापुर में, ठीक है?
डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये आपके बनाते हैं क्या? स्कैंडिनेविया बनाते हैं। अच्छा, स्कैंडिनेवियन कंट्री ही तो कहते हैं इन्हें, ठीक है? कैसे? डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है? ये सभी उत्तरी यूरोप के देश हैं। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक शब्द है जहाँ 5 देशों की एक जैसी संस्कृति को बताता है। 5 देश यही तो हैं, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हो जाते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक हो जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है? और यह एक स्तनधारी पशु है। कंगारू केवल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वहाँ इनकी 21 प्रजातियां, 158 जातियां, उपजातियां पाई जाती हैं। डियागो गार्सिया क्या है? तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है, ये पूछा गया, ठीक है? डियागो गार्सिया एक उष्णकटिबंधीय पदचिह्न आकार का मूंगे मूंगे का प्रवाल द्वीप हो जाता है। अच्छा, मूंगे का भी यह प्रवाल द्वीप हो जाता है, जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मध्य में हिंद महासागर में स्थित हो जाता है। कौन? डियागो गार्सिया। किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो ये किसे कहते हैं भाई साहब? स्कॉटलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। सामान्यतः झीलों का देश की संज्ञा यूरोपीय देश फिनलैंड को दी जाती है। अच्छा, लेकिन स्कॉटलैंड में भी 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें होने के कारण स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश कहा जाता है। ग्रीन चैनल क्या है? तो ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। क्या है भाई? डाक सेवा। ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। 1975 में त्वरित मेल सेवा की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत मेल भेजने की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए 6 चैनलों, राजधानी मेट्रो, बिजनेस और पत्रिका ग्रीन शोक मेल की शुरुआत की गई। अच्छा, विष्णु के शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें किस नाम से? टुंड्रा नाम से जानते हैं, ठीक है? कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं। बिल्कुल, ध्रुवों पे जो रेगिस्तान होंगे ठंडे होंगे। वर्ष भर बर्फ में से ढके रहते हैं। यहाँ वर्षा नगण्य होती, वर्षा होती नहीं है, ठीक है? पूरे वर्ष तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ठंडे मरुस्थलों को टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन से बादल हो जाएंगे भाई साहब? तो ये आपके वर्षा स्तरीय हो जाते हैं, ठीक है? वर्षा स्तरीय जो हो जाते हैं ना, वो सबसे ज्यादा वर्षा कराते हैं। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए वर्षा स्तरीय मेघ उत्तरदायी होते हैं। ये धरातल से 1600 मीटर की ऊंचाई तक स्थित घने काले तथा विस्तृत बादल होते हैं। इसके कारण वायुमंडल नम हो जाता है और शीघ्र तीव्र वर्षा होती है। कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? कौन सा प्रभावित करेगा? तो वहाँ की ऊंचाई, लैटिट्यूड वाला जो होता है ना, वही, ठीक है? वहाँ के मौसम को प्रभावित करता है। मिट्टी नहीं का और पेड़ पौधे नहीं, पशु पक्षी नहीं, ऊंचाई प्रभावित करती है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है कि ऊंचाई किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भाई साहब घटता है, ठीक है? चूंकि वायुमंडल अपनी ऊष्मा का अधिकतम भाग पार्थिव विकिरण द्वारा प्राप्त करता है। धरातल के संपर्क वाला भाग सर्वाधिक ऊष्मा प्राप्त करता है और ऊपर जाने पर यह घटना घटती रहती है, या मात्रा घटती रहती है। प्रति 1 किलोमीटर पर तापमान में 6.5 डिग्री की कमी आती है। अच्छा, उदाहरण के लिए किलिमंजारो पर्वत विषुवत रेखा पर आता है, परंतु अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर हिमाच्छादित है। अच्छा, हॉटेनहॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के जो देश होते हैं ना, हॉटेन हॉटेनटैट्स हॉटेनटैट्स कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के हॉटेनटैट्स जाति जो होती है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के नागरिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्राचीन काल में मध्य अफ्रीका में विस्थापित होकर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में बस गए। अच्छा, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? तो पिग्मी जो है ना भाई साहब, वो विषुवत रेखीय प्रदेशों में पिग्मी जनजाति वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है? पिग्मी जो है ना विषुवत रेखी में कौन आएंगे? मध्य अफ्रीका वाले आएंगे। मध्य अफ्रीका के विषुवत रेखी जो आपका रेखी प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, इसका औसत कद 150 सेंटीमीटर होता है। अच्छा, ठीक है।
और इसकी लंबाई कम और नाक चिपटी और बाल घुंघराले होते हैं। किसे गार्डन सिटी कहा जाता है? तो गार्डन सिटी किसे कहते हैं? शिकागो को कहा जाता है। शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है और गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के राजस्थान की राजधानी जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जोन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है? जोन ऑफ आर्क कहाँ स्थित है? तो ये आपका फ्रांस में स्थित हो जाता है। चलो आगे। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कह रहे जो पहाड़ों की उपस्थिति से होने वाले वर्षा की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। जब जब नम हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है, मतलब नमी वाली हवा है, ठीक है, जिसमें नमी है और उसके बीच में कोई पहाड़ आ जाता है, तब नम हवा ऊपर उठ जाती है, अच्छा ऊपर उठ जाती है और वह ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण उसमें संघनन होता है और वाष्पशील का रूप ले लेती है। यदि वाष्पशील वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है, इस प्रकार होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। जब सूर्य पूरब की तरफ घूमता है, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? अच्छा, क्या कह रही? जब पृथ्वी पूरब की ओर घूमती है, अच्छा, पूरब तो ये इधर है, पूरब की तरफ ऐसे घूमती है, तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा? तो पश्चिमी स्थानीय समयों के आगे हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी स्थानीय स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे हो जाता है। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाती है? सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील हो जाती है, जो आपके रूस के साइबेरिया क्षेत्र में देखने को मिलती है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती है कौन? बैकाल झील हो जाती है यही। ठीक है, और ये आपका यूनेस्को में भी इसे शामिल किया गया है। तया तया त्यान आन मेन स्क्वायरर स्थान किससे संबंधित है? तो ये चीन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, हांगकांग चीन को कब सौंपा गया? तो हांगकांग जो है 1997 में चीन को सौंपा गया। विश्व में सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है? तो सर्वाधिक बर्फ अंटार्कटिका में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि फिजी द्वीप समूह किसका अंश हो जाता है? तो फिजी किसका हो जाता है? तो फिजी आपको ऑस्ट्रेलिया का हो जाता है। हाँ भाई, अच्छा। फिजी आधिकारिक रूप से फिजी जो की आधिकारिक रूप से फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर के मलेशिया में एक द्वीप है। फिजी द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक अंश हो जाता है और इसकी राजधानी फिजी की सुबह हो जाती है और यहाँ की फिजियन डॉलर हो जाती है मुद्रा। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये दिया था वेगनर ने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, वह वह महाद्वीप कौन था जिसका अर्थ ऑल दी ऑल दी अर्थ यानी सारी पृथ्वी था? अच्छा, वह महाद्वीप कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ था? तो कौन सा? पेंजिया हो जाता है। ठीक है, पेंजिया हो जाएगा। पेंजिया महाद्वीप जो सुपर कॉन्टिनेंट का अर्थ ऑल दी अर्थ सारी पृथ्वी था। भूवैज्ञानिक पेंजिया का अस्तित्व लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले मानते हैं। अच्छा, फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ना, अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना की तट से लगा एक द्वीप समूह है। पैंथालासा एक विशाल महासागर है जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था। पैंथालासा, ठीक है। ग्वादार बंदरगाह स्थित है। ग्वादार बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है ना? क्यों भाई? ईरान नहीं यार, ईरान में नहीं, ये तो पाकिस्तान में है, सॉरी। ठीक है, पाकिस्तान में हो जाता है ग्वादार बंदरगाह। ग्वादार बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। यह पोर्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर नामक अरब सागर पर स्थित एक गहरे समुद्र का बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की योजना के रूप में माना जाता है। इसे महत्वाकांक्षी वन बेल्ट, वन रोड, वन समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के बीच में एक लिंक माना जाता है। तप्तद्वीप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तप्तद्वीप जो है ना, उष्ण महासागर से संबंधित हो जाता है। उष्ण महासागर। कैप्टन जेम्स कुक जो है ना,
किस महाद्वीप की खोज के लिए जाना जाता है? तो इन्हें ऑस्ट्रेलिया की खोज के लिए जाना जाता है। का ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीपीय महाद्वीप है और इसकी खोज 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत तथा न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय जेम्स कुक को जाता है। अच्छा, हवाई प्रांत और न्यूजीलैंड की भी खोज का श्रेय जाता है। ऑस्ट्रेलिया की खोज का भी श्रेय जाता है। किसे? कुक को जाता है। कुक, ठीक है, जेम्स कुक। अगला, न्यूजीलैंड की खोज पुर्तगाली यात्री एबेल तस्मान ने किया था और कैप्टन कुक द्वारा प्रमाणित किया गया। किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? कह रहा है किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है? तो अफ्रीका में ठंडा मौसम नहीं है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा हो जाती है। अच्छा, अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग उष्णकटिबंध में पड़ता है। भूमध्य रेखा की समीपता के कारण वर्ष भर यहाँ पर नम और गर्म जलवायु पाई जाती है। अच्छा, कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना हुआ है? तो कौन सा महासागर हो जाता है भाई साहब? प्रशांत महासागर हो जाता है। प्रशांत महासागर ऐसे समुद्री टीले जिनके शिखर चपटे हों निमग्न द्वीप कहलाते हैं। यह समुद्री सतह से नीचे अवस्थित होते हैं और डूबे हुए रहते हैं। इनकी रचना क्रमिक अवतल के द्वारा हुई है और सर्वाधिक निम्न द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो कौन सा? तस्मानिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है भाई? तस्मानिया हो जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया हो जाता है, जिसे बॉस स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है, बॉस स्ट्रेट द्वारा अलग किया जाता है। अगला, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में स्थित है? किसके पश्चिम में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में भाई साहब गैलापागोस द्वीपों का एक समूह देखने को मिलता है, ठीक है। कौन? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में देखने को मिलता है। अच्छा, ये यहाँ पर है गैलापागोस आइलैंड, ये यहाँ पर, ठीक है, यही तो है ये गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पर ये आपका, ये है आपकी कौन सा? ये साउथ अमेरिका हो जाता है, ठीक है। अगला, सबसे अधिक द्वीपों वाला संघीय क्षेत्र कौन सा हो जाता है? सबसे ज्यादा जहाँ पर कौन से द्वीप हो जाते हैं? तो आपका ओस्लो हो जाता है। ओस्लो क्या है? नॉर्वे की राजधानी है भाई साहब ना। द्वीपों की राजधानी, द्वीपों की संख्या यहाँ पर 9 हो जाती है और यूरोप महाद्वीप में स्थित नॉर्वे की राजधानी हो जाती है। वहाँ का सबसे बड़ा शहर हो जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो जाती है। यहाँ की संख्या, द्वीपों की संख्या 6 हो जाती है। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है? माओरी जनजाति नहीं सुने हो कहाँ होती है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, माओरी मुख्यतः न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में निवास करने वाली जनजाति हो जाती है। निम्नलिखित रेगिस्तानों में हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित वह कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? कौन सा है भाई साहब? तो ये हो जाता है थार रेगिस्तान हो जाता है। अपना आ गया ना रेगिस्तान। कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला से निर्मित है। अच्छा, कौन सा वर्षा छाया रेगिस्तान है जो हिंद महासागर से वर्षा ले जा रहे बादलों को अवरुद्ध करता है? तो थार रेगिस्तान। टकला मकान तो चीन का है। गोबी मरुस्थल चीन मंगोलिया का है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है शायद ना। हाँ, यहीं पर लिखा भी होगा रेगिस्तान का अधिकांश भाग राजस्थान में, लेकिन कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात, पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांतों में भी आता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार रेगिस्तान स्थित है, ठीक है। टर्फ रॉक किसका? टर्फ जो रॉक होती है ना, वो रॉक चट्टान मतलब किसका रूपांतरण हो जाती है? टर्फ रॉक भाई साहब ये आपका अग्निमय चट्टानों का रूपांतरण हो जाती है, अग्निमय चट्टानों का, ठीक है। अगर टर्फ रॉक अग्निमय चट्टानों का उदाहरण है। अग्निमय चट्टानें मुकदमा के ठंडा होने पर बनती हैं, अच्छा, और ठोस रूप धारण करती हैं।
चलिए आगे देखते हैं। टर्फ ऑफ अग्निमय चट्टानों का उदाहरण आग्नेय चट्टानें मैग्मा के ठंडा होने पर बनती हैं और ठोस रूप धारण करके विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानी पिंड बनाते हैं। इसका नामकरण उनके आकार, रूप, स्थिति और आसपास पाए जाने वाले चट्टानों के आधार पर किया जाता है, जैसे बैथोलिथ, स्टॉकलैथोलिथ। ठीक है। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा हो जाता है? तो अंटार्कटिका का कौन सा हो जाता है? तो माउंट विंसन मैसिफ हो जाता है। ठीक है। विंसन मैसिफ है अंटार्कटिका के एल्वस पहाड़ियों की सेंटियल पर्वतमाला नामक शाखा में एक स्थित बड़ा पर्वत मैसिफ है। अच्छा, चलो भाई आगे। अंटार्कटिका का महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु विंसन पर्वत हो जाता है। आल्प्स पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? कहाँ से? स्विट्जरलैंड से आल्प्स पर्वत देखा जा सकता है। आल्प्स पर्वत जो है ना, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली यह पर्वतों की श्रेणी लगभग 1200 किलोमीटर लंबी हो जाती है। 8 यूरोपीय देशों से निकलती है। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक हो जाती है। आल्प्स पर्वत को स्विट्जरलैंड से देखा जा सकता है। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो कौन सी सुएज नहर कब बनी? 1869 में बनी। सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से संबंध करने वाली एक नहर है। इसका निर्माण 1859 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देखरेख में शुरू हुआ। इसकी लंबाई 165 किलोमीटर, चौड़ाई 48 मीटर और गहराई 10 मीटर हो जाती है। अच्छा, 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गई थी। वर्तमान में मिस्र के नियंत्रण में है। इस नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई भाई साहब। ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर को संबद्ध करने वाली एक नहर हो जाती है। सुएज नहर किन दो जलभागों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे। ये सुएज नहर के बारे में जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। 193 सुएज नहर, एक मिनट, ऊपर भी ये भी तो था सुएज नहर, और यहाँ कितनी, ये भी सुएज नहर है, कितनी है? 165 किलोमीटर लंबी है। यहाँ क्या लिखते हैं? अच्छा, बढ़ गई क्या यार ये? यहाँ सुएज नहर 193 किलोमीटर लंबी एक मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। इसका भूमध्य सागर को लाल सागर की उत्तर शाखा सुएज की खाड़ी से जोड़ती है। सुएज नहर पर मिस्र की उत्तरी सीमा पर पोर्ट सुएज और दक्षिणी सीमा पर पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। इनका निर्माण, अच्छा, पोर्ट सईद जो है दक्षिणी मतलब सुएज पर स्थित है, दक्षिणी सीमा पर, और पोर्ट सुएज जो है ना, वो उत्तरी सीमा पर। इसका निर्माण 25 अप्रैल 1859 में शुरू हुआ था। इस नहर के निर्माण ने भारत और यूरोप के बीच 7000 किलोमीटर की यात्रा को कम कर दिया। दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले जलमार्गों में से एक है। कह रहा है किस नदी पर शुक्र बैराज है? कौन सी नदी है? सिंधु नदी पर शुक्र बैराज है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी पर एक बांध है। कौन सा? शुक्र बांध। कहाँ पर? पाकिस्तान में है। ठीक है। चलो भाई आगे। कह रहा है कि कौन सा महासागर विश्व में अत्यधिक बड़ा हो जाता है? बड़ा कौन सा है? तो आपका पैसिफिक ही नहीं, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। यह महासागर अमेरिका एशिया को पृथक करता है। अच्छा, अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। इसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है। अटलांटिक महासागर से दुगने से भी अधिक है। अच्छा, उत्तरी सीमा बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा आर्कटिक सागर से जुड़ा है। प्रशांत महासागर का वह भाग जो कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित है, मध्य प्रशांत महासागर कहा जाता है। अच्छा, चलो आगे। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो कौन से होंगे? तो ढाल यानी सील्ड वोल्केनो जो होंगे ना,
वो पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़ा माना जाता है, तो ढाल ज्वालामुखी को। ठीक है। मिस्र ज्वालामुखी क्या होते हैं? इन्हें स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है। ये शंकु के आकार का ज्वालामुखी है। इसमें लावा व्योमिस एस और ट्रेफ्रा की कई परतों से निर्मित है, क्योंकि वे तरल पदार्थ लावा के बजाय चिपचिपी सामग्री से परतों से निर्मित होते हैं। मिस्र ज्वालामुखी गोल शंकु के बजाय ऊंची चोटियां बनाते हैं। अच्छा, मियाना ज्वालामुखी फिलीपींस और जापान में, फ्यूजियामा माउंट रेनियर अमेरिका में हो जाता है। कॉल्डेरा क्या है? तो कॉल्डेरा जब जब ज्वालामुखी का ऊपरी भाग भयंकर विस्फोट से उड़ जाए और धसाव के प्रभाव में वहां विशाल क्रेटर बन जाए तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। अच्छा, मतलब ज्वालामुखी फटने के बाद में ज्वालामुखी से उड़ जाए, अच्छा भयंकर विस्फोट हो जाए, ऊपरी भाग उड़ जाए और धसाव के प्रभाव में वहां विशाल क्रेटर बन जाए। मध्य महासागर पर्वतमाला क्या है? किसी महासागर के जल के अंदर प्लेट विवर्तनी द्वारा बनी एक पर्वतमाला होती है और सामान्यतः इसमें कई पहाड़ श्रृंखलाओं में आयोजित होते हैं। इनके बीच में एक लंबी रिफ्ट नामक घाटी होती है। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी का कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर तो प्रशांत महासागर में देखने को मिलती है? ठीक है, पैसिफिक ओशियन में। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। अच्छा, अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर हो जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी चिली देश में है। अच्छा, ठीक है, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। चलो आगे। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? ऊर्जा का निष्कासन होता है उसे हम हाइपो सेंटर कहते हैं। हाइपो हाइपो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाइपो सेंटर कहते हैं। ठीक है। उस बिंदु को क्या कहते हैं जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? वहां पर हाइपो सेंटर कहते हैं, हाइपो सेंटर कहा जाता है। हाइपो सेंटर। अच्छा, कह रहा है भूकंप के दौरान ऊर्जा निकलती है वह स्थान भूकंप का फोकस कहलाता है। अच्छा, इसे आवकेंद्र यानी हाइपो सेंटर भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों तथा सतह पर चलने वाली ऊर्जा की तरंगे होती हैं। ये भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, बड़े भूस्खलन, पृथ्वी के अंदर मैग्मा की हिलावट और कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ध्वनि ऊर्जा वाले मानवकृत विस्फोटों से उत्पन्न होती हैं। भूकंप के तीन तरह के कंपन होते हैं। अच्छा, कौन से? एक प्राथमिक तरंग होती है, द्वितीयक तरंग और एल तरंग। ठीक है। प्राथमिक तरंग क्या होती है? यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। अच्छा, द्वितीयक तरंग या अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं इन्हें, और यह तरंग केवल ठोस यानी अच्छा, जो सेकेंडरी जो होती है ना द्वितीयक वाली, वो ओनली ऑल सॉलिड में जाती हैं। ठीक है, सॉलिड से होकर गुजरती हैं, ये अनुप्रस्थ होती हैं। एल तरंगे जो होती हैं ये धरातली या लंबी तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और ये मुख्यतः धरातल तक की सीमित रहती हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजरती हैं। एल तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला पैमाना कौन सा? रिक्टर स्केल हो जाता है। कौन सा हो जाएगा भाई? ये रिक्टर स्केल हो जाता है। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाने पर की जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। रिक्टर पैमाने के अनुसार भूकंप की तीव्रता 1 से 9 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मार्केली, अच्छा भाई साहब, तो मार्केली के नाम पर रखा गया है, इसलिए झटके से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहन क्षमता 1 से 12 तक होती है, मार्केली वाली। भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट के उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं। अच्छा, खान में जो भूकंप हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। ठीक है।
भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, बिल्कुल है, जिसमें ऊर्जा के निकलने के कारण विनाशक तरंगें उत्पन्न होती हैं। अच्छा भाई साहब, सभी दिशाओं में विस्तृत होकर तबाही मचा देती हैं। हाँ भाई, ऐसे भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं, उन्हें विस्फोट भूकंप कहा जाता है। जबकि विवर्तनिक भूकंप जो होते हैं ना, विवर्तनिक, वो भूकंप भ्रंश तल के किनारे चट्टानों के खिसक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। जलाशय प्रेरित भूकंप बड़े बांध वाले, अच्छा जलाशय जो होगा वो बड़े बांध वाले क्षेत्रों में से उत्पन्न होते हैं तथा भूगर्भिक भूकंप भूगर्भिक तरंगों के कारण उत्पन्न होते हैं। विषुवतीय बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के बाद घटित होती है? तो हर 6 घंटे में भाई साहब ये आपका बसंत ज्वार प्रत्येक बार कितनी अवधि के लिए? तो 6 घंटे के बाद घटित होती है। अच्छा, ग्रेगोरियन वर्ष के आरंभ, क्या लिखा था? 6 महीने, 6 घंटे नहीं, 6 महीने। ओके सॉरी, ठीक है। ग्रेगोरियन वर्ष के आरंभ होते समय कह रहा है कि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अच्छा, वहां से उत्तरी गोलार्ध को अग्रसर होता है। वर्ष के समाप्त होने यानी दिसंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध से होते हुए पुनः दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच जाता है। इस तरह से सूर्य वर्ष में 2 बार भूमध्य रेखा के से ऊपर से गुजरता है। इन दोनों बार विषुवतीय ज्वार की उत्पत्ति होती है, अर्थात वर्ष में दो बार 6-6 माह के अंतराल पर विषुवतीय बसंत ज्वार घटित होता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या हो जाता है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भाई साहब हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण समुद्र का जल औसत तल ऊपर से उठना तथा नीचे गिरता रहता है। जल से ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार कहा जाता है और जल के नीचे गिरकर समुद्र की ओर पीछे लौटने को भाटा कहा जाता है। किसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात एक बार ज्वार और एक बार भाटा आता है, यानी 12 घंटे और 26 मिनट के पश्चात। प्रतीक अर्थात 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। चलिए आगे, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ। चलो देख लेते हैं। कह रहा है कि भूकंप भूपृष्ठ पर होने वाली आकस्मिक कंपन है। ठीक है, जो भूगर्भ में चट्टानों के लचीलेपन और समस्थिति के कारण होने वाले समायोजन का परिणाम है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस, ये भी अच्छा सवाल, रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि होती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्रों में भूकंप लेखी तथा सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल। वो राशि फेरल स्केल इसके मापन में 1 से 11 तक होता है। मर्केली में आपका इसमें मापक 12 हैं और यह अनुभव प्रधान मापक। अच्छा, रिक्टर स्केल 0 से 9 तक होती है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में अधिक तीव्रता वाली होती है। पंपाज पंपाज जो आपके समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं भाई साहब, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना कहाँ है? तो आपका दक्षिण अमेरिका में हो जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना ये लिखा तो है बिल्कुल। और फिर प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में यानी यूएसए में पाए जाते हैं। वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में, जो आपके दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। सवाना आपके पूर्वी अफ्रीका में, लानोस वेनेजुएला में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में, स्टेपीज जो आपका पश्चिमी रूस और यूरेशिया मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार चाहे और देख लो। स्टेपीज घास के मैदान पश्चिमी रूस और यूरेशिया में, कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, लानोस वेनेजुएला में, सवाना पूर्वी अफ्रीका में, वेल्ड आपका अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ठीक है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। प्रेरीज जो है आपके उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। यूएसए में शीतोष्ण घास के मैदान हो जाते हैं। ठीक है,
हाँ, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखना चाहते हैं तो ये प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान हो जाते हैं। उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में फैले घास के मैदान प्रेरी घास के मैदान कहलाते हैं। यह राकी तथा अल्पलेशियन पर्वत के मध्य पाए जाते हैं। इस घास के मैदानों में चिनूक हवा चलती है। अच्छा, चिनूक किस में चलेगी? प्रेरीज घास के मैदानों में चिनूक हवा चलती है। यह मैदान गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, कह रहा है कि विष्णु के जो आपके शीत कटिबंधीय घास के मैदान जैसे सवाना अफ्रीका में, कैंपूज ब्राजील में, सेल्वास अमेजन घाटी में, लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक है, सेल्वास कहाँ पर? अमेजन घाटी, कैंपूज ब्राजील में। ठीक है, ओके, सवाना अफ्रीका में। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है हीरे, सोने और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो कहाँ मिलेगा भाई? ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा ना? नहीं नहीं, अफ्रीका में मिल रहा भाई साहब। हीरा, सोना, प्लेटिनम जो आपका सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। ओके ओके, हीरे, सोने, प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका महाद्वीप है। भूपर्वती में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाता है? 0.02% हो जाता है। ठीक है, 0.02%। कौन सी एक रूपांतरित चट्टान हो जाती है? तो ये आपकी सी नाइट हो जाती है। सी नाइट हो जाती है कौन सी रूपांतरित चट्टान? रूपांतरित चट्टान यानी कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है जैसे नीस, अच्छा, सी सी नाइट, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि। अच्छा, इतने याद रखने पड़ेंगे। रूपांतरित में कौन आएंगे? नीश आएगा, सीनाइट आएगा, ग्रेफाइट, क्वार्टजाइट, स्लेट, संगमरमर, फाइलाइट इत्यादि होते हैं। अवसादी तथा आग्नेय चट्टानों में ताप और दबाव के कारण परिवर्तन होता है जिन्हें रूपांतरण कहा जाता है। रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। चट्टान में संगमरमर, क्वार्टजाइट आदि का मिश्रण होता है। किम्बरले हीरे की खान कौन से महाद्वीप में देखने को मिलती है? अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले जो हीरे की खान देखने को मिलती है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी प्रांत की राजधानी और सबसे बड़ा शहर हो जाता है। यह बाल और ऑरेंज नदियों के संगम में लगभग पूर्व में स्थित है। किम्बरले अपने हीरे के खदानों के लिए फेमस है। जीवाश्म किस प्रकार के सेल में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म किस में पाए जाएंगे? तो जीवाश्म आपके परतदार में पाए जाएंगे क्या? बिल्कुल परतदार में ही पाए जाते हैं। जीवाश्म परतदार यानी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों का निर्माण नदियों तथा पर्वतों द्वारा अपरदित कणों यानी अवसादों के जमाव से होता है। ये चट्टानें सदैव परतों के रूप में पाई जाती हैं, इसी कारण इसे परतदार चट्टान कहा जाता है। इस चट्टानों में खनिज तथा धातुओं का अभाव होता है। इन्हीं धातुओं की मोटाई के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना की जाती है। इन चट्टानों के प्रमुख उदाहरण जैसे आपका कोयला हो गया और अभ्रक हो गया, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सभी हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हो जाते हैं? तो आपका कौन सा? पवन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, और कौन सा? कोयला तो नहीं, तो परंपरागत पेट्रोलियम भी। ई और डी, ज्वार ऊर्जा, ई और डी। ठीक है, दूसरा वाला सही है। गैर परंपरागत में कौन से आएंगे भाई साहब? गैर परंपरागत में आपके आते हैं कौन? जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ज्वार शक्ति ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और जैव ईंधन ऊर्जा। ठीक है, चलो आगे। वायुमंडल में वायु संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? जहाँ प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑकुलेटेड फ्रंट कहते हैं। अधिवृष्ट वाताग्र कहते हैं। अच्छा, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? कह रहा है कि कैस्पियन सागर में जलमार्ग की निकासी होती है। तो वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। ठीक है,
कैस्पियन सागर में होती है। चलो भाई आगे। कह रहा है रेड क्लिफ रेखा भारत और किसके बीच में? पाकिस्तान के। बाकी तो आपको पता है, मैकमोहन भारत चीन के बीच में, डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में। कौन सी ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाता है? अंटार्कटिका का पूछा गया भाई साहब, तो माउंट इरेबस हो जाता है। माउंट इरेबस हो जाता है, ठीक है, माउंट इरेबस हो जाता है। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है। रॉस द्वीप के अल्ट्रा पर्वत पर स्थित है। 3 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, माउंट टेरर और माउंट बर्ड और माउंट टेरा नोवा। ये हो जाते हैं क्या? ये हो जाते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। किसी प्रकार की तबाही के बाद जो वे जंगल जो दोबारा उग जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्हें द्वितीयक वन कहा जाता है, सेकेंडरी वन कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विश्व में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन कहा जाता है? तो हरिकेन अटलांटिक क्षेत्र में जो चक्रवात आते हैं ना, उन्हें हम हरिकेन कहते हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क व मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान है। अच्छा, सामान्य रूप से चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ठीक है। कैसे निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं? जबकि केंद्र से बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। विश्व के अलग अलग भागों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन कहते हैं। अच्छा, चीन एवं पूर्वी भागों में पूर्वी एवं दक्षिण तटीय प्रदेशों में टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। और भारत में इन्हें चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इन्हें ऑस्ट्रेलिया में विली विली, चीन के पूर्वी एवं तटीय प्रदेशों में टाइफून कहते हैं। अटलांटिक महासागर में भाई साहब इसे हम हरिकेन कहते हैं। चलिए आगे। कौन सा जो कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक उपकरण नहीं है? अच्छा, कौन सा नहीं है? निर्वाह खेती नहीं है। बाकी मिट्टी की प्रकृति है, जनसंख्या के ज्यादा दबाव, प्रदूषण, ये सभी हो जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में हो जाती हैं? तो भूमध्य सागरीय तो गर्म शीतोष्ण हो जाएगा ना वहाँ पर, भूमध्य सागरीय, ठीक है। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। आपस में उलझी हुई छोटी झाड़ियाँ भूमध्य सागरीय प्राकृतिक वनस्पति की विशेषता है। कैलिफोर्निया में इन झाड़ियों को चैपराल कहा जाता है। अच्छा, और उष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंध के बीच का क्षेत्र कहलाता है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ गर्मी और सर्दी मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है। हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो सुएज नहर लगा दो ना, हिंद महासागर, ठीक है। सुएज नहर जो विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर हो जाती है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। वही तो उसने पूछा था, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक है। और मिस्र के नील नदी घाटी के निचले भाग में सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है। 165 किलोमीटर लंबी हो जाती है। 1865 में बनी थी। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेशेप्स के नेतृत्व में पूरा हुआ था। मिस्र 1956 में इस नदी का राष्ट्रीयकरण उसने कर दिया था। बहुत सही करा। बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं, ठीक है। जैसे आपका पापुआन्स जो होती हैं न्यू गिनी, ठीक है। टागोर जो आपका जनजातियां हैं वो साइबेरिया में, टार पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती हैं। खिरगिज कहाँ पाई जाती हैं? खिरगिज मध्य एशिया में पाई जाती हैं। खिरगिज कहाँ पाई जाती हैं? मध्य एशिया में। पिग्मीज कहाँ? कांगो बेसिन में। टार कहाँ पर? साइबेरिया में। पापुआन्स कहाँ पर? न्यू गिनी में पाई जाती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
कह रहा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? अच्छा, नेपच्यून के अलावा पृथ्वी ग्रह को कभी तो नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी की अधिकता ज्यादा है। कह रहा है कि पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अवस्थित की अगर बात कर लेते हैं, जो आपका पृथ्वी जो शुक्र और मंगल के मध्य में स्थित है। औसत द्रव्यमान इसका 5.97 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम हो जाता है। घनत्व इसका 5.52 ग्राम पर प्रति वर्ग के घन सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है। और ध्रुवीय व्यास इसका 17,714 हो जाता है। दैनिक गति 23 घंटा 56 मिनट 4 4 सेकेंड हो जाता है। 63,370 इसकी औसत त्रिज्या हो जाती है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 लाख करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है। ओके। इग्लू क्या है? वाओ, क्या बात है! इग्लू क्या है? तो इग्लू एक गुंबद के आकार का है घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो लोग रहते हैं। एस्किमो जनजातियां रहती हैं। इग्मो इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी हो जाता है जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है। इसमें एस्किमो रहते हैं। एस्किमो का पालतू जानवर रेंडियर होता है। बिल्कुल। इसका मुख्य व्यवसाय ऑर्किड है। ये वालरस और श्वेत भालू, रेंडियर, सील मछली आदि का शिकार करते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो कौन सी? नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। आर्गन 0.97% पाई जाती है। ठीक है। कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो कौन सी हो जाती है? तो ये आपकी मानसूनी पवनें हो जाती हैं। मानसून वे पवनें जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बदलती है, उलट जाती है, उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें 6 महीने स्थल से सागर की ओर, 6 महीने सागर से स्थल की ओर चलती हैं। ये पवनें भारतीय उपमहाद्वीप पर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और चीन, जापान में प्रभावित होती हैं। गोबी, कालाहारी, अटाकामा मरुस्थल, सहारा ये क्या है? तो ये मरुस्थल हैं। और कैसे हैं? ये सब मरुस्थल हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है भाई साहब, ये सब क्या है? ये सब मरुस्थल हो जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाते हैं? मरुस्थल हो जाते हैं। गोबी, कालाहारी, ये सब मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मरीतानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र आदि में हो जाता है। अच्छा, यानी कई सारे देशों में हो जाता है इसका विस्तार। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं गोबी का मरुस्थल, जो आपका मंगोलिया और चीन में, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना यानी मध्य अफ्रीका और अटाकामा का आपका मरुस्थल का विस्तार उत्तरी चिली यानी दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। कह रहा है कि कौन संघनन नहीं है? इसमें से कौन सा है संघनन नहीं है? तो ओस है, कोहरा है, ठीक है, और धुंध है, पाला है, मेघ है, वर्षा है। कोहरा नहीं, ए कौन सा है? धुआं नहीं है। ठीक है। धुआं ये संघनन थोड़ी ना है भाई साहब। ठीक है। संघनन होता क्या है? तो जल की गैसीय अवस्था से तरल अवस्था या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। मतलब जल जो है गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था या तरल अवस्था में बदल जाए, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। कोसांक बिंदु पर वायु संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है। संघनन शुरू हो जाती है। संघनन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धूल, धुआं, समुद्री नमक में संघनन नहीं होता है। फेलिन क्या है? फेलिन ये अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात हो जाता है। अच्छा, चक्रवात उस टाइम में हुआ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% हो जाती है। ठीक है। कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा ग्रह नहीं है? कौन सा नहीं है? सूर्य तारा है। ओके। वननाशक से क्या होता है? अगर वन नाश हो जाएंगे तो क्या होगा?
भूचरण होगा, ठीक है। सूखा इससे मतलब नहीं, बाढ़ से नहीं, ठीक है। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका में पाया जाता है। पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। लाइकोन और मांस यहाँ की मुख्य वनस्पति। अच्छा, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ पाया जाता है? तो चीन में पाया जाता है। टिन 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 चीन में, टिन 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 चीन। रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता, ठीक है। ओके, एनीमोमीटर से तो वायु की गति, फायदोमीटर से समुद्र की गहराई, शरीर का तापमान, थर्मामीटर से। पेंगुइन जो एक नाव उड़ने, अच्छा अभी पूछा गया था, अंटार्कटिका में पाया जाता है ना। अंटार्कटिका क्षेत्र में पेंगुइन जो एक नाव उड़ने वाला समुद्री चिड़िया है, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। चलो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। अगला पहला लपेट लिया गया विश्व का भूगोल, अब बात करेंगे भारत के भूगोल की। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।